With reference to the writs issued by the courts in India, consider the following statements. तो इन स्टेटमेंट्स को समझने से पहले हमें रिट्स क्या होते हैं इस बात को समझना होगा। तो रिट्स, आइए हम रिट्स क्या होते हैं इसको समझते हैं। तो रिट इस शब्द का मतलब होता है स्पेशल ऑर्डर। स्पेशल ऑर्डर, अब ऑर्डर कौन देता है? ऑर्डर भारत में कोर्ट्स देती है। कोर्ट्स के ऑर्डर को हम रिट्स बोलते हैं। सिर्फ ऑर्डर नहीं बल्कि कुछ खास तरीके के ऑर्डर्स, यानी कि स्पेशल ऑर्डर्स जो कि कोर्ट्स के द्वारा इशू किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं, उन्हें हम रिट्स बोलते हैं। तो स्पेशल क्यों कहा गया है इन्हें? क्योंकि ये ऑर्डर्स तभी दिए जाते हैं जब कोई आदमी, उसके जो मूलभूत अधिकार होते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स जिन्हें बोलते हैं हम, अगर इन मूलभूत अधिकारों का उस व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, इसके राइट्स को प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, इसके राइट्स को प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा, इसके राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो ये व्यक्ति हाई कोर्ट्स में जा सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट्स में जा सकता है। हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। क्या इस व्यक्ति को ये अधिकार है? हाँ। तो भारत के जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारत के संविधान में ये प्रावधान है, दो जगह पर इसका प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो या तो वो व्यक्ति अपनी कंप्लेंट को लेकर हाई कोर्ट में जा सकता है या फिर वो व्यक्ति अपनी कंप्लेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 में ये प्रावधान है, ये अधिकार व्यक्तियों को दिया गया है कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन होने के बाद न्याय की मांग करने के लिए हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और आर्टिकल 32 में ये कहा गया है कि व्यक्ति के अगर फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार, उनका उल्लंघन हो रहा है तो आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर न्याय की मांग कर सकते हैं। अगर एक बार इन कंप्लेंट्स को सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में सुनाया गया तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस परिस्थिति के अनुसार एक ऑर्डर जारी करेगी, उसे ही हम रिट्स बोलते हैं। रिट। तो किन मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उनकी परिस्थितियाँ क्या हैं, इन अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग प्रकार के रिट्स बनाए गए हैं। तो कितने प्रकार के रिट्स होते हैं? तो कुल मिलाकर 5 प्रकार के रिट्स होते हैं। इनके नाम लैटिन भाषा में है, लैटिन वर्ड्स है, इसलिए सुनने में थोड़े से अजीब लगते हैं। तो पहले प्रकार का रिट, इसे बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग यानी शाब्दिक अर्थ होता है कि ब्रिंग द बॉडी, यानी व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत करो। कोर्ट ये बोल रही है, जब कोर्ट इस रिट को जारी करती है तो कोर्ट का मतलब होता है व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत करो। तो कोर्ट ऐसा क्यों बोलेगी? कोर्ट ऐसा तभी बोलेगी जब किसी व्यक्ति का किडनैपिंग हो गया है। किडनैप गुंडे भी कर सकते हैं या फिर पुलिस भी कर सकती है। अगर किसी पुलिस ने किसी व्यक्ति को बिना वजह डिटेन करके रखा है, जेल में डालकर रखा है, एक इनोसेंट पर्सन है शायद, तो उस प्रामाणिक व्यक्ति को पुलिस ने बिना किसी वजह अरेस्ट कर लिया और उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया। बिना किसी वजह, और जेल में डालकर बिना कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए, बिना कोर्ट के सामने 24 घंटे के अंदर बिना कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए पुलिस ने उस व्यक्ति को जेल में डालकर रखा है और उसे टॉर्चर कर रही है, बदनाम मार रही है उसको। पुलिस उसे टॉर्चर कर रही है, जेल में बंद करके रखा है
24 घंटे के ऊपर हो गया और फिर भी पुलिस नहीं छोड़ रही है, तो उस व्यक्ति के जो फैमिली, जो फ्रेंड्स होते हैं, वो कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और कोर्ट में अपनी कंप्लेंट रख सकते हैं। उनकी कंप्लेंट मिलने के बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर इशू करेगी, उसे रिट बोलेंगे। तो इस परिस्थिति में जो रिट इशू करेगी कोर्ट, उसे हम हेबियस कॉर्पस बोलेंगे। यानी कोर्ट कहेगी कि दोषी व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए, ताकि हम ये तय कर सके कि वो सच में दोषी है या नहीं, क्योंकि आपने इलीगल पद्धति से उसे डिटेन करके रखा है। किडनैपिंग के मामले में भी ये कंप्लेंट उस व्यक्ति के फैमिली मेम्बर्स या फिर फ्रेंड्स कोर्ट में जाकर कर सकते हैं। तब उस मामले में भी कोर्ट्स यही रिट को इशू करेगी, इसी रिट को जारी करेगी और कहेगी कि व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। तो इन पुलिस ऑफिसर्स पर, अथॉरिटीज़ पर ये बाइंडिंग होगा, मतलब उन्हें कंपल्सरीली उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने हाजिर करना ही होगा। तो ये है फर्स्ट टाइप ऑफ रिट, हेबियस कॉर्पस। ये लैटिन वर्ड है हेबियस कॉर्पस। तो दूसरा प्रकार का जो रिट होता है, इसे हम समझते हैं। दूसरे प्रकार का जो रिट होता है उसे हम कहते हैं मैंडामस। ये भी एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है वी कमांड, मतलब हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं, हम कमांड कर रहे हैं कि आप अपनी ड्यूटी ठीक से करो। तो ये किस परिस्थिति में इसका उपयोग किया जाता है? जब कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल है, यानी जो व्यक्ति गवर्नमेंट में काम कर रहा है, गवर्नमेंट में ऑफिसर है, गवर्नमेंट में काम करने वाले व्यक्ति को हम गवर्नमेंट ऑफिशियल बोलते हैं। गवर्नमेंट में काम करने वाले व्यक्तियों को हम गवर्नमेंट ऑफिशियल बोलते हैं। तो अगर ये काम अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, जैसे कि अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, एक सर्टिफिकेट, लेकिन वो अधिकारी, वो ऑफिसर, वो आपको बोल रहा है कि मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, आपको जो करना है करो। अगर इस प्रकार से आपका काम कराने के लिए वो रिफ्यूज़ कर रहा है, मना कर रहा है, आपका काम करके नहीं दे रहा, तो आप उस गवर्नमेंट में काम करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कोर्ट में कि ये व्यक्ति गवर्नमेंट में काम कर रहा है और अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। तो अगर इस कंप्लेंट को मिलने के बाद हाई कोर्ट एक ऑर्डर जारी करती है और उसी ऑर्डर को रिट बोलते हैं। तो ये कौन सा रिट हो गया? ये मैंडामस का रिट हो गया। उस रिट को हम मैंडामस बोलेंगे। मतलब कोर्ट कहेगी, उस व्यक्ति से कोर्ट कहेगी कि हम आपको कमांड दे रहे हैं, आपको लोगों की सुविधा, लोगों को सर्विस देने के लिए रखा गया है काम पर, आप अपना काम ठीक से कीजिए। ये याद रखिए, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल पर ही काम करता है। मतलब जो आदमी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, उसी के लिए ये अप्लाई होता है। तो ये है सेकंड टाइप ऑफ रिट, मैंडामस रिट, कि लोगों को जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, उन लोगों को अपने काम करने के लिए कंपल्सरी करना, बाइंडिंग करना, कंप्लाई करना, उसे हम मैंडामस रिट बोलते हैं। तो थर्ड टाइप ऑफ रिट, इसे कहते हैं प्रोहिबिशन रिट। प्रोहिबिशन रिट मतलब, अगर भारत में हमें पता है कि भारत में 28 स्टेट्स है, यानी कि राज्य है, और हर एक स्टेट में कई सारे डिस्ट्रिक्ट भी होते हैं। तो प्रत्येक स्टेट के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए जो कोर्ट होते हैं उन्हें हाई कोर्ट बोलते हैं, और हाई कोर्ट के ऊपर होते हैं सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो मतलब
पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट चलता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी भी भारत में से किसी भी जगह के केस को ले सकता है। भारत में किसी भी स्थान पर कोई भी केस होगा तो उस केस को देखने की क्षमता सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन हाई कोर्ट के बारे में ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट, हर एक स्टेट में एक एक हाई कोर्ट होता है। तो जिस स्टेट में वो हाई कोर्ट है, सिर्फ उसी स्टेट के केसेस को देखने का अधिकार हाई कोर्ट को होता है। ठीक उसी प्रकार हर एक स्टेट में कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिले का जो कोर्ट है, उसी जिले के बाउंड्रीज तक ही लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देख सकता है। मतलब जिस जिले में वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सिर्फ और सिर्फ उसी जिले के केसेस को वो हैंडल कर सकता है, सिर्फ उसी क्षेत्र के केसेस को वो देख सकता है। तो यदि कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने क्षेत्र का जो डिस्ट्रिक्ट है, अपने क्षेत्र में आने वाला जो जिला है, उसको छोड़कर दूसरे जिले के बारे में डिसीजंस देने लगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो अपने दायरे से बाहर जाकर केसेस को हैंडल कर रहा है। अगर एक उदाहरण के मार्फत हम इसे समझना चाहें तो यदि कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में जजमेंट्स देने लगे तो सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोल सकती है कि आप अपने दायरे में से बाहर जा रहे हो। आप सिर्फ अपने जो डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र है, डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, सिर्फ उसी एरिया के केसेस को ले सकते हैं, आप बाहर के केसेस को मत लीजिए। तो जब ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहती है तो एक ऑर्डर इशू करती है, एक रिट इशू करती है, उसी को हम प्रोहिबिशन रिट कहते हैं। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने दायरे से बाहर जाकर काम कर रहा है, जजमेंट्स दे रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके बीच में आके उस छोटे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फटकार लगा सकती है और कह सकती है कि आप अपने दायरे में रहकर काम कीजिए, अपने दायरे में से बाहर आप नहीं जा सकते। इसी को हम प्रोहिबिशन रिट बोलते हैं। तो ये हो गया थर्ड टाइप ऑफ रिट। ऐसे ही और दो रिट्स होते हैं, जैसे कि को वारंटो नाम का एक रिट होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है जो बिना किसी क्वालिफिकेशन के एक गवर्नमेंट की पोस्ट को हासिल करके बैठा हुआ है, लेकिन जैसे कि एक एग्जांपल के मार्फत हम इसे समझना चाहे, अगर एक आदमी बिना किसी चुनाव लड़े मेयर बन गया है, यानी बिना किसी चुनाव लड़े वो मेयर बन गया है, यानी कि मेयर या फिर आप इसे चीफ मिनिस्टर, ये जो सारे पोस्ट होते हैं चीफ मिनिस्टर, मेयर, ये यूं ही नहीं बनते लोग। इसे बनने के लिए उन्हें चुनाव को जीतना होता है। जो मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव को जीतने के बाद आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने चीटिंग किया, यानी बिना इलेक्शन में जीते हुए लोगों की आंखों में धूल झोंक कर, लोगों को चीट करके, लोगों को फंसा कर फर्जी मतलब नकली चीफ मिनिस्टर बन के बैठा है अगर कोई व्यक्ति, तो कोई भी आदमी जिसे ये देखने के बाद तकलीफ हो रही है कि एक आदमी फर्जी आदमी बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बिना किसी चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बनकर बैठा है, तो वो आदमी कोर्ट में जाकर कंप्लेंट कर सकता है कि वे बिना किसी क्वालिफिकेशन के इस व्यक्ति ने इस पोजीशन को होल्ड करके रखा है, मतलब उस आसन पर बैठा हुआ है, उस पोजीशन पर बैठा हुआ है, बल्कि इसके बावजूद कि इसने क्वालिफाई करने के लिए, उस पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के लिए
प्रॉपर क्वालिफिकेशंस उसके पास नहीं है। मतलब इस एग्जाम्पल में जहाँ इस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री का पद हासिल किया है, इस व्यक्ति ने बिना चुनाव में जीते हुए, बिना चुनाव लड़े चीफ मिनिस्टर बनकर कर ये बैठा है, तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाकर ये फाइल कर सकता है केस कि ये बिना क्वालिफिकेशन के चीफ मिनिस्टर बन के बैठा है। तो कोर्ट एक ऑर्डर इशू करेगी कि आप किस अधिकार से चीफ मिनिस्टर बैठे हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये तो जो ऑर्डर कोर्ट इशू करेगी, जो आदेश कोर्ट जारी करेगी, उसको हम रिट बोलेंगे। तो ये कौन सा रिट हो गया? को वारंटो का रिट हो गया। को वारंटो मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी मतलब किस अधिकार से आप ये बनकर बैठे हो। ये कोई भी पोस्ट हो सकती है। अगर कोई भी पोस्ट अगर फर्जी तरीके से, नकली तरीके से, झूठे तरीके से अगर व्यक्ति बनकर बैठा है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी साधारण व्यक्ति कोर्ट में जाकर कंप्लेंट फाइल कर सकता है, अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है कोर्ट में कोई भी साधारण व्यक्ति। तो जो उस कंप्लेंट को अगर कोर्ट देखकर, उस कंप्लेंट को देखकर अगर कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया, एक रिट इशू किया जिसमें कहा गया हो कि आप कौन सी अथॉरिटी से, कौन सी क्वालिफिकेशन से आप इस पोजीशन को होल्ड किए हुए हो, आपके पास क्या अधिकार है कि आप इस पद को धारण करके बैठे हुए हो। कोर्ट यदि ऐसा ऑर्डर जारी करती है तो उसे हम को वारंटो का रिट बोलेंगे, को वारंटो का ऑर्डर बोलेंगे। इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। ये था चौथा रिट। और पांचवा और आखिर का रिट, उसे हम बोलते हैं जब कोई, उसका नाम शायद में याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन अगर कोई, ये भी प्रोहिबिशन रिट के जैसा ही है। ये भी यदि कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मतलब जिले का कोई कोर्ट है, ये कोर्ट ने एक जजमेंट पास कर दिया, अपने दायरे से बाहर जाकर जजमेंट पास कर दिया जो कि गलत है। अगर डिस्ट्रिक्ट एक कोर्ट है तो इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो दायरा होता है, जुरिस्डिक्शन जिसे हम बोलते हैं, उसकी जुरिस्डिक्शन सिर्फ उसी जिले तक सीमित होती है जिस जिले में वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। मतलब जिस जिले का वो डिस्ट्रिक्ट का वो कोर्ट है, सिर्फ और सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट तक ही केसेस वो देख सकता है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट का मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर का अगर वो केस देखने लग गया तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो यदि कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने दायरे से बाहर जाकर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का, किसी दूसरे ज़िले का केस देख रहा है और उस केस पर उसने जजमेंट भी पास कर दिया, तो ये जजमेंट हायर कोर्ट्स देख सकती है और इस जजमेंट को गलत है, ये जजमेंट गलत हो गया, ऐसा हायर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को गलत साबित कर दिया, यह कहकर कि इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, ये इस जिले के न्यायालय की ये हैसियत नहीं है, अपने हैसियत से बाहर जाकर इसने ये जजमेंट पास कर दिया है, तो ये जो ऑर्डर देती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये ऑर्डर देती है कि आप अपने दायरे से बाहर जाकर ये जजमेंट दिए हो, तो ये जजमेंट गलत है। अगर ऐसा हाई कोर्ट ऑर्डर देती है तो उस ऑर्डर को रिट बोलते हैं। तो ये कौन सा रिट
इसे कौन सा रिट बोलते हैं? सर्शियोरारी बोलते हैं। सर्टियोरारी या फिर सर्शियोरारी ऐसा भी बोलते हैं। इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जजमेंट पास कर दिया अपने दायरे से बाहर जाकर, अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर दूसरे डिस्ट्रिक्ट का केस उठाया, उस केस को सॉल्व भी किया और उस केस के ऊपर जजमेंट भी दिया, यानी रिजल्ट भी दिया उस केस का, कौन गलत है कौन सही है, ये जजमेंट दे दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, जो कि इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर की हाई कोर्ट्स होती है, ऊपर के कोर्ट्स होते हैं, इसकी अथॉरिटी ज़्यादा होती है इन कोर्ट्स की। इन कोर्ट्स ने इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट को गलत कह दिया, तो उसे हम सर्टियोरारी रिट बोलेंगे, सर्शियोरारी रिट। इसका मतलब है कि आप अपने दायरे से बाहर जाकर जजमेंट नहीं पास कर सकते, आपका जजमेंट गलत हो गया। तो ये 5 तरीके के, ये था 5th रिट। तो ये 5 अलग अलग प्रकार के रिट्स होते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो और सर्शियोरारी। तो आइए हम इसके समझने के बाद अपना सवाल देखते हैं, जो कि कहा गया था, विथ रेफरेंस टू रिट्स इशूड इन इंडिया, इस क्वेश्चन में मैंडामस इस रिट के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। आइए हम तीन ही स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज़ एंट्रस्टेड विथ अ पब्लिक ड्यूटी। तो याद कीजिए, हमने जब मैंडामस डिस्कस किया था तब कहा था कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल, यानी जो व्यक्ति गवर्नमेंट में काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसी के कामों को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। मतलब क्रिटिसाइज मतलब हम ये दिखा सकते हैं कि आप अपना काम नहीं कर रहे जो कि आपको करना चाहिए, क्योंकि आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो। तो यदि कोई गवर्नमेंट में काम करने वाला व्यक्ति अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, तो हम उस व्यक्ति के खिलाफ, उस गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ कोर्ट में जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। उसी को हम मैंडामस रिट बोलेंगे। लेकिन इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। यदि वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके खिलाफ मैंडामस नहीं लगेगा। ये बात तो यहाँ तक तो सही है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, प्राइवेट कंपनी के खिलाफ मैंडामस रिट नहीं जारी किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के खिलाफ ये रिट जारी किया जा सकता है जो कि गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कहा गया है कि आगे ऐसा कहा गया है कि अनलेस इट इज़ एंट्रस्टेड विथ पब्लिक ड्यूटी। देखिए, गवर्नमेंट भी पब्लिक के लिए ही काम करती है, तो जहाँ पब्लिक ड्यूटी आ गया वह सर्विस आ गई। मतलब ये एक प्रकार का गवर्नमेंट का ही काम हो गया। तो यदि कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक के लिए काम कर रही है, यानी कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, और गवर्नमेंट भी पब्लिक के वेलफेयर के लिए ही काम करती है, जनता के कल्याण के लिए ही काम करती है, गवर्नमेंट भी, सरकार भी जनता के कल्याण के लिए ही काम करती है। तो यदि कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, निजी ऑर्गेनाइजेशन लोगों के कल्याण के लिए, यानी कि पब्लिक ड्यूटी के लिए काम कर रही है, तो क्योंकि वो पब्लिक के लिए काम कर रही है तो उसके खिलाफ मैंडामस का रिट जारी किया जा सकता है। तो ये सही हो जाता है, क्योंकि वो पब्लिक के लिए काम कर रही है, एक तरह से वो भी गवर्नमेंट जैसा ही काम कर रही है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। जहाँ भी पब्लिक आएगी, जहाँ भी पब्लिक के सर्विस की बात की जाएगी, लोगों की सेवा की बात की जाएगी, वहाँ गवर्नमेंट जैसा ही वो काम कर रही है। इसलिए प्राइवेट होने के बावजूद भी उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ मैंडामस की रिट इशू की जा सकती है, क्योंकि वो पब्लिक का ही काम कर रही है,
जो गवर्नमेंट भी करती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी पब्लिक का ही काम करती है। तो ये ऐसे फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया। नाउ विल टेक अ लुक एट द सेकेंड स्टेटमेंट। मैंडामुस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। अब यहाँ इस फर्स्ट स्टेटमेंट के बिल्कुल विपरीत स्टेटमेंट दिया गया है। यहाँ क्या फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया था कि पब्लिक के लिए अगर वो काम कर रही है तो उस पर मैंडामुस नहीं अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है सेकेंड स्टेटमेंट में, यदि वो गवर्नमेंट कंपनी है फिर भी उस पर मैंडामुस की रिट नहीं अप्लाई होगी। नॉट लाई अगेंस्ट कंपनी। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी होने के बावजूद भी मैंडामुस उस पर नहीं लगेगा, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। लेकिन हमने देखा था कि मैंडामुस तो उसी पर लगता है जब कोई व्यक्ति गवर्नमेंट में काम कर रहा हो। तो कंपनी अगर गवर्नमेंट है तो उस पर मैंडामुस भी लगेगा। तो गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी में कोई अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट करता है तो कोर्ट उस पर मैंडामुस का रिट यानी ऑर्डर जारी कर सकती है। उस व्यक्ति को कह सकती है कि आप अपना काम ठीक से करो, क्योंकि वो गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए काम करती है। तो इसमें गवर्नमेंट होने की वजह से उस पर मैंडामुस का रिट अप्लाई हो जाता है अप्लाई। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट विल नॉट अप्लाई। तो क्योंकि ये नॉट कह रहा है इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि वास्तविकता में तो गवर्नमेंट कंपनी होने की वजह से उस पर मैंडामुस अप्लाई हो सकता है, उसमें मैंडामुस का रिट जारी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि ये जारी नहीं कर सकता, विल नॉट लाई, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव टू द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ क्वो वारंटो। देखिए यहाँ कुछ शब्दों का अर्थ समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर पब्लिक माइंडेड पर्सन, पब्लिक माइंडेड मतलब क्या, आइए इसे हम एक एग्जाम्पल के मार्फत समझते हैं। पब्लिक माइंडेड मतलब यदि सोसाइटी में कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उस गलत काम करने की वजह से यदि 4 लोगों को तकलीफ हो रही है क्योंकि वो आदमी गलत काम कर रहा है और बाकी के 2 लोग यहाँ खड़े हैं, इनको इस व्यक्ति के गलत काम करने की वजह से कोई तकलीफ नहीं हो रही, इनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई तकलीफ नहीं हो रही, फिर भी ये 2 लोग होते हैं, इन्हें इन 4 लोग जिनके बारे में गलत हो रहा है इनके बारे में हमदर्दी है, तो ये 2 में से 1 लोग कोर्ट में जाएगा और इस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट करेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 व्यक्ति इस गलत काम करने वाले के व्यक्ति के काम की वजह से अफेक्टेड नहीं है। वो व्यक्ति गलत काम कर रहा है लेकिन उस गलत काम करने की वजह से उन 2 व्यक्ति के जीवन पर कोई परिणाम नहीं हो रहा, उनके पर्सनल लाइफ पर, उनकी निजी ज़िंदगी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, फिर भी वो व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ बोलेंगे। मतलब किसी दूसरे को दुख में देखकर, पीड़ा में देखकर उनके लिए खड़े होना, इसी को हम पब्लिक माइंडेड बोलते हैं। तो अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है, वो देखकर यदि आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, आपके जीवन में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फिर भी क्योंकि वो गलत है इसलिए हम उसके खिलाफ़ बोलेंगे। तो ये जो माइंडसेट होता है, मतलब जहाँ भी कोई गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ़ बोलना, यदि आप उससे डायरेक्टली अफेक्टेड हो या नहीं हो, उससे आप डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं हो फिर भी आप उसके खिलाफ़ बोल रहे हैं, इसी को हम पब्लिक माइंडेड बोलते हैं। So public minded petition, any public minded person can be a petitioner. petitioner मतलब एक तरह का कागज़ होता है, उस पर
कई लोग साइन करते हैं, उस पर लिखा होता है कि आप ये इश्यू है, ये प्रॉब्लम्स है, क्या आप इस प्रॉब्लम से अफेक्टेड है या नहीं। तो इस पर हाँ मैं अफेक्टेड हूँ ऐसा कहकर बहुत सारे लोग साइन करते हैं। जिन जिन लोगों को उस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, उस प्रॉब्लम से अफेक्टेड है, तो वो लोग साइन करते हैं उस कागज़ पर। और वो कागज़ बाद में कोर्ट में जाकर दिखाया जाता है कि देखो ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम की वजह से ये लोग अफेक्टेड है और इन लोगों ने इस कागज़ पर साइन करके रखा है और ये साइन दर्शाता है कि इतने लोग इस प्रॉब्लम से अफेक्टेड है। तो इसी को पिटिशन बोलते हैं, मतलब साइन करना, अपनी सहमति देना, मेरा भी इस प्रॉब्लम से लाइफ अफेक्टेड है ऐसा कहना, साइन के मार्फत कागज़ पर साइन करना, सहमति देना, इसी को हम पिटिशन बोलते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि को वारंटो का जो रिट है, वो रिट मतलब कोर्ट का ऑर्डर। को वारंटो मतलब हमने को वारंटो देखा। को वारंटो का मतलब अगर कोई व्यक्ति इल्लीगल पद्धति से बिना क्वालिफिकेशन से किसी पोजीशन को होल्ड करके रखा है, यानी लेट्स सपोज एक व्यक्ति बिना किसी एग्ज़ाम दिए आईएएस बनकर बैठा हुआ है, तो कोर्ट अगर किसी भी व्यक्ति ने कोर्ट में जाकर ये कंप्लेंट कर दिया कि ये व्यक्ति बिना किसी क्वालिफिकेशन के आईएएस बनकर बैठा है, बिना किसी एग्ज़ाम दिए हुए आईएएस बनकर बैठा है, आप ज़रा देखिए इसे, ऐसा कंप्लेंट किसी भी व्यक्ति ने कोर्ट में जाकर किया, तो कोर्ट जो ऑर्डर देगी, जो रिट देगी, उस रिट को क्वो वारंटो रिट बोलेंगे। मतलब कोर्ट ये पूछ रही है, उस रिट के माध्यम से कोर्ट ये पूछ रही है कि आप किस अधिकार से ये पोजीशन को होल्ड कर बैठे हुए हो, आप किस अधिकार से इस पद को हासिल करके बैठे हुए हो, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, क्या प्रूफ है, क्या अधिकार है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है कि आप इस पोजीशन को होल्ड करके बैठे हो, आप इस पोजीशन पर बैठे हो, आप इस चेयर पर बैठे हो, उस पद पर बैठे हो, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है। इस रिट का मतलब ये होता है को वारंटो रिट। तो यहाँ इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन, यानी कि उस गलत काम करने वाले व्यक्ति के यदि वो प्रभाव में हो या ना हो, मतलब जो पर्सन है जो कंप्लेंट कर रहा है, उस कंप्लेंट करने वाले व्यक्ति को उस कंप्लेंट करने वाले व्यक्ति के जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा उस गलत काम की वजह से, फिर भी वो जाकर कंप्लेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो गलत होते हुए नहीं देख सकता। तो इसी को हम पब्लिक माइंडेड पर्सन बोलते हैं। पब्लिक माइंडेड पर्सन क्या होता है? ये यदि उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, गलत काम से, उस होने वाले गलत काम से, जिस व्यक्ति ने गलत काम किया है, कौन सा गलत काम, जैसे कि इल्लीगल पद्धति से उस व्यक्ति ने गवर्नमेंट का किसी हाईएस्ट पोजीशन को अक्वायर करके बैठा है, जैसे कि आईएएस ऑफिसर, नकली फर्जी आईएएस ऑफिसर बनकर बैठा है, तो ये तो गलत काम हो गया। नकली आईएएस ऑफिसर बनकर वो व्यक्ति बैठा है, तो उस गलत काम से इस पब्लिक माइंडेड पर्सन के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, फिर भी वो जाकर कंप्लेंट करेगा, फिर भी वो पिटिशन फाइल करेगा, तो उसको हम पब्लिक माइंडेड पर्सन बोलेंगे। तो कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन, कोई भी व्यक्ति पिटिशन फाइल कर सकता है। पिटिशन मतलब कागज़ पर लोगों के दस्तखत लेगा, वो किन किन लोगों को उस गलत काम से प्रॉब्लम है, उसी को हम पिटिशन बोलते हैं। तो कोई भी व्यक्ति ऐसे पिटिशन फाइल कर सकता है और कोर्ट में जा सकता है, ताकि कोर्ट से वो रिट को ऑब्टेन करे, मतलब कोर्ट से वो ऑर्डर को प्राप्त करे। कौन से ऑर्डर को? को वारंटो के ऑर्डर्स
को वारंटो का रिट को ऑब्टेन कर सके। मतलब कोई भी व्यक्ति पिटिशन फाइल कर सकता है, यानी कागज़ पर दस्तखत ले सकता है क्वो वारंटो के ऑर्डर को हासिल करने के लिए। कोर्ट में जाकर ये ऑर्डर, वो रिट हासिल कर सकता है। कौन सा रिट? क्वो वारंटो का रिट। मतलब आप किस अधिकार से इस पोजीशन को होल्ड करके बैठे हुए हो, आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हुए हो, आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, ये कोर्ट लिख कर देगी, कोर्ट ऑर्डर देगी, आपका क्वालिफिकेशन दिखाओ। तो वो ऑर्डर ऑब्टेन करने के लिए, वो ऑर्डर लेने के लिए कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाकर फाइल कर सकता है। क्या ये बात सही है या गलत? तो ये स्टेटमेंट ये बात कहता है कि कोई भी व्यक्ति पिटिशन फाइल कर सकता है कोर्ट में जाकर। क्यों पिटिशन फाइल करेगा? क्योंकि उस व्यक्ति को रिट चाहिए। कौन सा रिट? को वारंटो का रिट। को वारंटो का रिट क्यों चाहिए? क्योंकि को वारंटो का रिट बोलता है कि आप किस अधिकार से इस पोजीशन पर बैठे हुए हो, आप किस अधिकार से को वारंटो, आप किस अधिकार से इस पोजीशन पर बैठे हुए हो, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, यही को वारंटो पूछता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। कहाँ गया वो स्टेटमेंट? तो ये स्टेटमेंट सही है। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन, कोई भी व्यक्ति पिटिशन फाइल कर सकता है, पिटिशनर बन सकता है एंड कोर्ट में जाकर को वारंटो का रिट हासिल कर सकता है। तो ये बात सही है। कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है, एनी पब्लिक माइंडेड। तो पब्लिक माइंडेड पर्सन मतलब उस गलत काम से इसके जीवन पर कोई अधिकार, इसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ रहा। यदि वो काम गलत हो रहा है फिर भी इसकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है, लेकिन इसकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है इसलिए वो कंप्लेंट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। वो कंप्लेंट करेगा इवन दो इसकी लाइफ पर उस गलत काम का डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ रहा, फिर भी वो गलत काम को रोकने के लिए कोर्ट में जाकर पिटिशन फाइल करेगा। और पिटिशन मतलब अलग अलग लोगों से वो पूछेगा कि इस गलत काम से आपको कोई दिक्कत आ रही है, हाँ या नहीं। यदि हाँ तो आप इस कागज़ पर साइन करिए, क्योंकि इस कागज़ को मैं कोर्ट में लेकर दिखाने जा रहा हूँ। तो कोर्ट जब देखेगी तो अलग अलग लोगों ने उस पर दस्तखत किए हुए दिखेंगे कोर्ट को, और कोर्ट को ये मालूम होगा कि इतने लोगों ने यहाँ पर साइन करके रखा है, यानी इतने लोगों को उस गलत काम से दिक्कत हो रही है। उसे हम पिटिशन बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति पिटिशन फाइल कर सकता है कोर्ट में जाकर। क्यों? क्योंकि जो आदमी गलत पद्धति से, बिना क्वालिफिकेशन के, फर्जी तरीके से, नकली तरीके से किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिस को होल्ड किया है, अक्वायर किया है, गलत पद्धति से ऑफिसर बनकर बैठा हुआ है, इसके खिलाफ वो पिटिशन फाइल करेंगे कोर्ट में। और कोर्ट ऑर्डर जारी करेगी, मतलब रिट जारी करेगी, और पूछेगी आप किस अधिकार से यहाँ पर बैठे हुए हो, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है। और उसी रिट को, उसी सवाल को, मतलब आप किस अधिकार से यहाँ बैठे हो, उसी रिट को को वारंटो रिट बोलेंगे हम। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और थर्ड स्टेटमेंट सही है। सो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। और यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है यही पूछा गया है। सो ओनली 1 and 3 आर करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। So this was explanation of this question. I hope you understood what are writs and 5 types of writs that I explained, especially mandamus writ. I hope you understood it. This question was asked in the UPSC Civil Services exam
in the year 2022.